लगता है कि भाजपा के सर्वे इतने हुए हैं, उसका फायदा क्या हुआ? नवादा में एक बड़ा फैसला ले लिया है भाजपा ने, ये चौंकाने वाला नाम है। और इस सीट पर राधा मोहन को रिपीट करके भाजपा ने ये एहसास कराया है कि विनेबिलिटी से ज्यादा हार जाने का डर भाजपा को भी है। भाजपा ने अपने पाले में कर तो लिया जी, लेकिन इस सीट पर एक बहुत बड़ी माथापच्ची है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इन उम्मीदवारों की लिस्ट में बहुत चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं विस्तार से, हम नमन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम इस विषय पर कि 17 सीटों में जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं, कई ऐसे नाम हैं जिनको बेटिकट किया गया है और कई नए लोगों को मौका दिया गया है। आखिर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? ये तो समझ में आ रहा था कि भाजपा अपने कई प्रत्याशियों को रिपीट नहीं कर पाए जी, सर्वे भी ऐसा था जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई लोगों को लास्ट चांस मिल गया है जी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन बैड बुक्स ऑफ मोदी एंड आरएसएस या सर्वे टीम्स, फिर भी उनको मौका मिल गया है जी। राजीव प्रताप रूढ़ी उनमें से एक नाम है जी, रविशंकर उनमें से एक नाम है जी, रामकृपाल उनमें से एक नाम है, गिरिराज सिंह पुनः रिपीट हो गए हैं जी। नवादा में एक बड़ा फैसला ले लिया है भाजपा ने, ये चौंकाने वाला नाम है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर हमें संशय था कि कई जगहों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे। बिल्कुल, अश्विनी चौबे का टिकट कटता तो लगातार दिख रहा था, लेकिन जो प्रत्याशी वहां कंटेस्ट में थे उनका नाम ही नहीं आना चौंकाने वाला है। बिल्कुल, हम नवादा पे देख रहे थे कि कई भूमिहार चढ़े हुए थे, लेकिन एक राज्यसभा सांसद को वहां भेज देना, ये भी चौंकाने वाला बात है। कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें हैं जिन पर जदयू की सीटें थी, जिन पर भाजपा फील्डिंग करना चाहती थी, भाजपा 4-5 और सीटें लड़ना चाहती थी, लेकिन ये अंतिम समय का समझौता भाजपा के लिस्ट पर बहुत भारी पड़ गया। हालांकि भाजपा ने इतनी माथापच्ची करने के बावजूद भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है और उस लिस्ट को देखने के बाद कईयों के दिल टूटेंगे, कईयों को दुखी जो है वो बंद होगी। ये जान लीजिए, जिन लोगों को लास्ट चांस मिल गया है, समझ लीजिए दिस इज इट जी। बिल्कुल, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और ये भी उम्मीद मत लगा के रखिएगा कि जीत जाइएगा तो आपको मंत्री बना दिया जाएगा जी जी जी। जातीय समीकरण गया तेल लेने, इस बार आपको केवल इसलिए टिकट मिल गया है कि आप काम बिगाड़ न दें जी। बिल्कुल, बनाने के बजाय बिगाड़ने वाले में लिस्ट में भी नाम आपका था। और जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आने लगा था कि राष्ट्रीय जनता दल एक अलग स्ट्रेटजी के तहत लड़ रही है और नीतीश कुमार को बैकडाउन करना चाहती है। इसमें कई नाम तेजी से नाम लेंगे ताकि दर्शकों को पता चले एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पश्चिम चंपारण में एक बार फिर से संजय जायसवाल पर भरोसा किया गया है। तो वहीं पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह का नाम का नाम आना, ये दबाव का एक बहुत बड़ा असर दिख रहा है जी। इस सीट पर राधा मोहन सिंह का टिकट कट चुका था जी। जो जानकारी हमें मिली थी कि दिल्ली में इनके नाम पर बहुत चर्चा हुई और एज फैक्टर और विनेबिलिटी दोनों मिलाकर इनको हटा दिया गया था और पटना के एक सभा में उन्होंने हेड डाउन भी किया था। लेकिन इनके समर्थकों द्वारा जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया उसकी वजह से शायद भाजपा सकम कर गई और इस सीट पर राधा मोहन को रिपीट करके भाजपा ने यह एहसास कराया है कि विनेबिलिटी से ज्यादा हार जाने का डर भाजपा को भी है। मधुबनी में भी अशोक कुमार यादव को रिपीट किया गया है। यादव समीकरण में मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये रहेंगे। अररिया में प्रदीप कुमार सिंह, जो कि देखिए उनके समाज के चलते एक ऐसी सीट है जहां पर मुसलमानों की बड़ी जनसंख्या है, फिर भी वो सीट जीत कर आए हैं। उसमें अगर कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, गोपाल जी ठाकुर का भी वही स्थिति है जो चला रहे हैं लगातार कैंपेन। बिल्कुल, गोपाल जी ठाकुर लग रहा है जैसे कि मिथिलांचल के लिए कैंपेन चला रहे हैं। बिल्कुल, कई जदयू के लोग उनका टिकट काटना चाहते थे, कई समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे थे, फिर भी इनको वापस बुला लिया गया है। नमन जी, मुजफ्फरपुर में एक बड़ा चेंज किया गया है और राजभूषण, देखिए मुजफ्फरपुर सीट के बारे में मैं बताना चाहूंगा बाबा। मुजफ्फरपुर सीट को अजय निषाद को बहुत पहले छुट्टी हो जा चुकी थी जी। जो उन्होंने किया मुकेश सहनी के साथ अनावश्यक विवाद, ये भी एक बहुत बड़ा कारण उसका था। अब विनेबिलिटी की बात जहां तक है तो मोदी लहर में जीतना है तो किसी को जिता लेंगे जी। और मुकेश सहनी ने अपने पैर पे यहाँ कुल्हाड़ी मारी है। मैं स्पष्ट बोल दूं, मैं ये बात पीछे नहीं बोल सकता हूँ कि मुकेश सहनी से यहाँ चूक हुई है। मुकेश सहनी निश्चित तौर पर अपने समाज के आरक्षण की मांग के साथ ही सीटों का समझौता कर चाहते थे। बिल्कुल, लेकिन इस सीट पर भाजपा उनके लिए ही वेट कर रही थी आज तक। बिल्कुल, अब उन्होंने चूंकि ओके नहीं किया तो इस गठबंधन का हिस्सा वो नहीं बने और ये सीट उन्हीं के एक व्यक्ति जी, तो पुराने व्यक्ति जो संस्थापक सदस्य में से थे वीआईपी के जी, जी। डॉक्टर राजभूषण चौधरी, जो कि वीआईपी से आए थे इस तरफ भाजपा में, वो इस सीट से उम्मीदवार हो गए हैं। पूर्व में ये उम्मीदवार वीआईपी के भी रहे हैं
याद जी कीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही बात नमन जी बता रहा था कि 4 जो कैंडिडेट को बदला गया जिसमें 3 ऐसे हैं जिनका एक विशेष फैक्टर है। फैक्टर ये है कि ये भी चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा और लोकसभा दोनों। इसके अलावा अगर बात करें हम महाराजगंज की, तो एक बार फिर से लाठी खाने का और सर फुड़वाने का ये तय था, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मिलेगा, ये तय था। देखिए सिग्रीवाल और सच्चिदानंद और फिर राजीव प्रताप रूढ़ी और पूरा जो वहाँ का चोकर बाबा, ये एक ऐसा समीकरण बन चुका है कि जिसमें हाथ डालने का मतलब है कि 2-3 सांप जरूर काट लेगा एक बार। बिल्कुल। तो इसमें भाजपा पड़ी नहीं। और सिग्रीवाल के साथ मैं चाहूंगा ये भी आप कह दीजिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी को भी एक बार अभयदान मिल गया। निश्चित रूप से सारण में भी उनको अभयदान मिला है और सारण से उनका है। उजियारपुर की बात करें तो नित्यानंद राय फिर से रिपीट हुए हैं। बेगूसराय की बात करें तो गिरिराज सिंह भी रिपीट हो गए हैं। गिरिराज सिंह का बेगूसराय से रिपीट होना ये भी एक थोड़ा सा राहत भरी सांस है भाजपा के लिए। जी निश्चित रूप से, क्योंकि एक तरह से खबर ये आ रही थी कि वो लड़ना भी नहीं चाहते हैं, वो नवादा वापस चाहते थे जी, या वो चाहते हैं कि हमको चुनाव का टिकट ही ना मिले इस बार, मुझे कुछ और रास्ता से भेजा जाए। तो ये भाजपा के लिए रिलीफ है कि बेगूसराय में समझाने में उन्हें सफल रही है। नमन जी, पटना साहिब में कितने लोगों का दिल टूटा है? कई लोग, हमें नाम लेके यहाँ पर किसी को आघात नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन कम से कम 4-5 लोगों का, 5 लोग कम से कम ऐसे हैं मेरी नज़र में जी, जो इस इंतजार में बैठे हुए थे, प्रोफेसर साहब से लेकर सिक्योरिटी एजेंसी तक और साथ साथ एक विधायक तक जी, सभी को उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ हो सकता है नया। लेकिन भाजपा रिस्क नहीं ले रही है, जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल भी है कि भाजपा अगर अब रिस्क नहीं लेगी तो कब लेगी। पाटलिपुत्र में एक बार फिर से यादव फैक्टर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रामकृपाल यादव को यहाँ से रिपीट होना, मीसा भारती का रिपीट होते ही तय हो गया था कि रामकृपाल ही यहाँ से कैंडिडेट होंगे और इस कैंडिडेचर पर ही कहीं ना कहीं जो कहा सकता है कि विनेबिलिटी यहाँ बनती है। रामकृपाल की वजह से ही यहाँ इंडिया जीतती है और ये बात मोदी और सभी लोग जानते हैं। आर.के. सिन्हा आ रहा, उनके काम के चलते या फिर उनकी भी स्थिति वही है कि वो जीतने वाले कैंडिडेट लगातार जीतते हैं? आर.के. सिन्हा का निश्चित तौर पर एक समय था कि जब लगा था कि टिकट कट जाएगा जी। प्रत्याशी यहाँ पे भी 5-6 थे। कई लोगों ने भाजपा का रुख इसलिए किया था, पवन सिंह बहुत तेरे थे जो आए कि हमको टिकट मिल जाएगा, लेकिन आर.के. सिंह का कद इतना बड़ा है कि उस कद के सामने सभी बौने हो जाते हैं और कोई इनकम्बेंसी नहीं है। राजपूतों ने खुले हाथ से स्वीकार किया आर.के. सिंह को और राजपूतों के सिरमौरे वहाँ बन गए हैं। तो ये फैक्टर ही नहीं है कि बाहरी भीतरी वाला, वहाँ के राजपूत उन्हें स्वीकार कर लिया है। बक्सर को अपना सांसद कब मिलेगा? एक बार फिर से मिथिलेश तिवारी का बाहर से जाना। देखिए मिथिलेश तिवारी को बाहरी करके मैं तो ये कहना चाहूँगा, मिथिलेश तिवारी लगातार बक्सर में रहे हैं जी, वो बक्सर की राजनीति करते रहे हैं जी, तो एकाएक उनको बाहरी कह देना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होगा। लेकिन जी कागज पर तो बाहरी है ना। बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा था। बड़ा कैंपेन जो चला कि अश्विन चौबे कमजोर हैं, अश्विन चौबे बाहरी हैं, अश्विन चौबे को हटाओ, लोकल मिश्रा लाओ। 3 को मिश्रा लड़ाई में थे, एक प्रदीप चौबे की क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ, प्रदीप वो थे और भी कई लोग प्रत्याशी थे। प्रदीप दुबे माफ कीजिएगा, और मनोज मिश्रा, आनंद मिश्रा नौकरी छोड़कर आ गए, राजपूत समाज से भी कई लोगों का नाम आ रहा था, चले गए। सभी लोगों ने वहाँ मेहनत किया, लेकिन मुझे लगता है इस सीट पर मिथिलेश तिवारी ने खेल बहुत बड़ा कर दिया। कई लोगों को सामने करके और कई लोगों को आगे करके मिथिलेश तिवारी ने उस क्षेत्र में पहले एंटी इनकम्बेंसी बढ़ाई जी, पार्टी के अंदर ही एक रिवोल्ट पैदा किया और उस रिवोल्ट का फायदा खुद उठा लिया। ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। लेकिन देखिए अश्विन चौबे का जाना जी और मिथिलेश तिवारी का आना ये साबित करता है कि अगले बड़े चेहरे भाजपा के, अगर ब्राह्मण चेहरे देखा जाए तो निश्चित रूप से मिथिलेश तिवारी हैं। बिल्कुल प्रिय है, तो हमको पता है कि आपको भी खुशी हो रही होगी इस वक्त जी। सासाराम रिजर्व सीट है और यहाँ से भी उम्मीदवार बदला गया है, सीवीएस राम को लाया गया था, किसी और को दे दिया गया, किसी और को। इस सीट पर बहुत मैं नहीं बोलूंगा, उम्मीद तो थी मुरारी गौतम को कि हमको मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसी संभावनाएं नहीं दिख रही। खूब चर्चा में है औरंगाबाद में विपक्ष जो है वो अपना उम्मीदवार बोरो करके लाया है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। कि सुशील कुमार को यहाँ से वॉकओवर ही दे दिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शायद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बेहतर समायोजन के चलते भी हो सकता है। यहाँ भी एक राज्यसभा सांसद का नाम चल रहा था जी, लगातार नाम चल रहा जी। बात करें नवादा की, एक नई सीट आई है और नवादा में एक बार फिर से ऐसे ही कैंडिडेट को दिया गया जो विधानसभा का चुनाव हार गए। देखिए लोजपा से सीट को भाजपा ने अपने पाले में कर तो लिया जी, लेकिन इस सीट पर एक बहुत बड़ी माथापच्ची है। बिल्कुल, इतने सारे भूमिहार नेता हैं जी, और एक तो एमपी ही हैं बेगूसराय से गिरिराज सिंह, सब चाहते हैं कि सीट पर वापसी हो जाए। नवादा इज अ श्योर शॉट विन सीट, जीत एकदम तय है एनडीए का। यहाँ कोई दूर दूर तक लड़ाई नहीं है यहाँ पे, और इसके बावजूद इस सीट के लिए इस तरीके का मारा
पुराने नेताओं में ये तो क्वेश्चनेबल है कि क्या सारे भाजपा के नेता सेफ सीट खोजते हैं। देखिए ये भी राज्यसभा सांसद हैं जी, इनका भी कार्यकाल 1.5-2 साल का बाकी है जी, तो निश्चित तौर पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या विवेक ठाकुर का कद इतना बड़ा है कि पार्टी उनसे आगे देख नहीं पाई, या विवेक ठाकुर बहुत यूजफुल है पार्टी के लिए इसलिए उनको रिवॉर्ड किया गया। देखिए विवेक ठाकुर को जो काम दिया गया उन्हें बहुत स्मूथली निपटाया है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कभी भी कंफ्यूजन का नहीं रहा है। वो अपना काम मोदी जी के डायरेक्टिव पर करते हैं, लगातार पार्टी उनको देती रही, लगातार पार्टी उनको काम देती रही। नवादा की जिस पर लोजपा चाहती थी कि उसे मिल जाए, लेकिन अंतिम समय में जो विवाद बढ़ा इस सीट पर और लोजपा की तरफ से 18 प्रत्याशी आ गए मजबूत, तो लोजपा की तरफ से इस सीट को छोड़ ही दिया गया। ठीक है भाई, भाजपा का जिम्मेवारी भाजपा समझे इस सीट पर। जी, तो वही बात है, कहीं ना कहीं सबसे महंगा जो मैंने देखिए रोटी, अब पूछिएगा रोटी कौन खाएगा तो 2004-5 लोग हाथ उठाए, चावल कौन खाएगा तो उसे 1-2 आदमी हाथ उठाए, अब पूछे मिठाई कौन खाएगा तो सब उठाता है। फाइनली आपसे जानना चाहेंगे कि 17 सीटों पर उम्मीदवार तो तय हो गए, स्थिति क्या लग रही है आने वाले 2024 चुनाव में? ये बात जान लीजिए कि कई सीटों पर जो प्रत्याशी रिपीट हुए हैं पुराने, ठीक है, यहाँ पर तो मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े विश्लेषक क्या करेंगे जी, वो तो अरे एकदम जीतने वाले थे इसलिए उनको मिल गया है, बटरिंग करना शुरू कर देंगे जी। मैं बता दूं कि मुझे भाजपा का ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो भी अच्छा नहीं जी, क्योंकि सर्वे कुछ और कह रहा है, विनेबिलिटी कुछ और कह रही है जी, जदयू की सीटें बढ़ना ये भी मेरे चौंकाने वाली बात थी। फिर कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को छोड़ देना ये भी मुझे चौंकाता है। फिर जिस तरीके से कई प्रत्याशियों को रिपीट कर दिया गया दैट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल। मुझे लगता है कि भाजपा के सर्वे इतने हुए हैं उसका फायदा क्या हुआ, भाजपा ने तो सर्वे का कोई उपयोग मुझे दिखाई नहीं। अगर अब बजाना चाहते हैं तो बक्सर जैसी सीट पर जहां ब्राह्मण का विरोध नहीं हो रहा था, बाहरी कैंडिडेट का विरोध रहा था, तो फिर आप तो बाहर से कैंडिडेट ला दिए, तो इसका क्या फायदा आपको मिलेगा जी? चेहरा बदलने से जीत हो जाएगी, जो वहाँ का फैक्टर है उसको आपको समझना होगा। फिर नवादा वाली बात, तो एक बात तो जरूर है बाबा कि अगर विनेबिलिटी ही नहीं देखनी है और इतना सारा सर्वे कराया आपने, उसको कोई फायदा ही नहीं उठाना है, तो फिर ये तो साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी अंदर से निश्चित तौर पर इस चुनाव में डरे हुए हैं और उस डर का फायदा उनके लोग भी उठा रहे हैं, उनके विरोधी भी उठा रहे हैं, नीतीश कुमार जैसे मौका परस्त नेता भी उठा रहे हैं और कई पार्टियां उठा रही हैं, और इस डर के आगे मुझे लगता नहीं कि जीत है। चलिए आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी वापस नहीं आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में इस तरीके का जो चरित्र दिखाया गया है उनके द्वारा ये उपेक्षित नहीं, और खास करके बिहार में हाँ ये अपेक्षित उनसे ये अपेक्षित नहीं था। हाँ। निश्चित रूप से आपने सुना कि जब सीट शेयरिंग का समझौता हो ही गया था, सीटों को और कैंडिडेट को लेकर के माथापच्ची चल रही थी, फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और बिहार में कहीं ना कहीं हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी अपना कद बढ़ा ले, जितने भी दावे कर ले, लेकिन जब बिहार आती है तो बौनी नजर आती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने करने का कोशिश किया है उस प्रयोग में कितना कामयाब होती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।